दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की नई वैकेंसी 2026 की आउट हो गई है, जिसका फॉर्म आप आज से यानी 31 जनवरी से भर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इस नोटिफिकेशन की सारी बातें डिटेल में समझने वाले हैं। लास्ट डेट 2 मार्च 2026 होगी, मतलब आपके पास पूरा का पूरा 1 महीने का समय मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा फॉर्म कौन कौन भर सकता है, कि एज क्या होगी, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, इसके अलावा फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कितनी पोस्ट पर भर्ती होने वाली है, और इसके लिए आपका जो एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो CEN है ये 9/2025 है, सॉरी। इसका मतलब है कि ये वैकेंसी 2025 के कैलेंडर वाली है, ना कि 2026 की। फॉर्म भले ही भरे जा रहे हैं 2026 में, बट ये कैलेंडर 2025 का है। ठीक है। टोटल जो वैकेंसी है, ये एक बार नोटिफिकेशन आया था तो बताया था कि 21,997 आने वाली है, बट इसको थोड़ा सा अपडेट किया है, करेक्शन हो गई है। अब ये वैकेंसी बढ़ के आ रही है, मतलब 22,195 टोटल वैकेंसी रहने वाला है। इसमें जो है, आप मान लीजिए कि फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां कर दिए हैं तो उसमें भी मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। और इस मॉडिफिकेशन का जो डेट इन्होंने दिया है, ये 5 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक आप अपने फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद अब बात आती है कि कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए या फिर आप नेपाल के नागरिक हैं तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें जो है मेल लोग तो भर सकते हैं, फीमेल भी भर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आता है कि क्या सर इसमें महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं। तो यस, ये जो पोस्ट है रेलवे ग्रुप डी का, भले ही हार्ड वर्क है, बट आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि इसका जो है अप्लाई लिंक क्या होगा, कहाँ से आप अपने फॉर्म को भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आपको इसका जो ऑफिशियल लिंक है रेलवे का, rrbapply.gov.in पर जाकर के अपने फॉर्म को भरना होगा। और ध्यान रखना कि बहुत सारे ऐसे जो फेक वेबसाइट है उस पर नहीं जाना है, सिर्फ आपको भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपने फॉर्म को ऑनलाइन ही भरना होगा। अब सवाल ये उठता है कि आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो सबसे पहले एज को अच्छे से समझ लो कि आपकी जो एज है 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच में होना चाहिए, अगर आप अनरिजर्व में या फिर EWS कैंडिडेट में आते हैं। बट आप अगर SC ST में आते हैं तो 5 वर्ष की और आपको ओवर एज में छूट मिलेगी, मतलब कि आपकी एज 38 साल तक है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। OBC के जो कैंडिडेट है, नॉन क्रीमी लेयर OBC, उसमें 3 साल की छूट मिलने वाली है। इसका मतलब है कि आप अपने फॉर्म को 18 से 36 वर्ष तक फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें एक चीज़ और है कि आपका जो एज है, अगर मान लो विकलांग है, जो PWD कैंडिडेट है, वो लोग भी फॉर्म भर पाएंगे। उनके लिए जो एज होगी ये 10 साल की छूट मिल जाएगी, मतलब आप 43 ईयर्स तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप और भी रिजर्व कैटेगरी में हैं, यानी SC ST या फिर OBC में, तो उसके अकॉर्डिंग और 5 साल और 3 साल का आपको छूट मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्वालिफ़िकेशन को समझ लो कि बहुत दिन से मैं बताते आ रहा हूँ कि इसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो सिर्फ 10वीं पास है। किसी भी सब्जेक्ट में आप ओनली पासिंग मार्क है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें ITI ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिन्होंने ITI किया है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और रेलवे से अप्रेंटिस कर लिया है तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि रेलवे
अप्रेंटिस को इसी ग्रुप डी की पोस्ट में से 20% जो सीटें होती है ये इनको दिया जाता है जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है। आपको जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपका फीस कितना लगने वाला है, तो आपको 500 रुपये फीस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप SC/ST, विकलांग या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी की हैं, तो आपको ये 250 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगा। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो जिन्होंने 500 दिया है उनका 400 रुपये कुछ टैक्स काट के वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। वहीं जिन्होंने 250 रुपये फ़ीस दिया है इनका पूरा का पूरा 250 रुपये कुछ जो है टैक्स काट के आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं वापस। तो ये एग्ज़ाम फीस हो गया। अच्छा, अब सवाल ये उठेगा कि जब हम फॉर्म भरने जाएंगे तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आप अपना आधार कार्ड ले लेना जो कि मोबाइल नंबर के साथ में लिंक होने चाहिए। इसके अलावा आप अपनी जो 10th की मार्कशीट लेके जाना और फॉर्म भरते समय ये सावधानी बरतना कि आप जो भी अपने इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, चाहे अपना नाम, पापा का नाम या फिर बाकी सारी चीज़ें, ये आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपका जो आधार कार्ड है उसका नाम डाल रहे हो, तो कभी भी आधार कार्ड का जो नाम है वो मत लिखना। आपका जो है 10th की मार्कशीट में जो नाम है वही नाम लिखना है, वही डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। इसके अलावा अगर आपने ITI किया है तो वो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, और अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो आपको NAC सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर आप SC/ST या फिर OBC में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। और अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में है तो ध्यान रखना कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 1 साल पुराना, यानी कि हमारा जो नोटिफिकेशन का लास्ट डेट है 2 मार्च, तो 2 मार्च 2025 के पहले का नहीं बना होना चाहिए। और आपको कोशिश ये करना है कि ये सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जमा कर देना है। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टेट लेवल का लगा सकते हैं, लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सेंट्रल लेवल का मांगा जाएगा, तो आपको बनवा करके रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा आप अपना पासबुक भी लिए जाना, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपकी जो एग्ज़ाम फीस होगी वो आपके अकाउंट में आने वाली है, तो इसी वजह से आपका पासबुक का जो डिटेल है उसमें भरा जाएगा। अब जब इसको लेके जाएंगे तो आप इसको ऑनलाइन साइबर कैफ़े में ही जाएंगे या फिर जनसेवा केंद्र में जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल में सर्च मार लेना जनसेवा केंद्र नियर मी, उनके पास जाना और ये आपका फॉर्म भर देंगे। ये डॉक्यूमेंट लिए जाना, बोलना रेलवे में वैकेंसी है तो इसका फॉर्म भर दो। अब बात ये आती है कि कैसे फॉर्म भरना है। तो आप फर्स्ट टाइम अगर जा रहे हो तो ध्यान रखना कि आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट RRB की वेबसाइट पर। लेकिन अगर आपने इससे पहले कोई फॉर्म भर के रखा है तो वहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से लॉगिन ID डाल करके और आप उसको ये नया फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपके सामने सीधा 14 पोस्ट देखने को मिलेगा। तो आप सिर्फ एक ही फॉर्म भरोगे और उनका पोस्ट की प्राथमिकता बहुत ही सावधानी से अपनी मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पर और किस पोस्ट का क्या काम है उसको आप अपने मनपसंद जो है काम के अनुसार पहले नंबर पर रखना, उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस तरीके से 14 का 14 पोस्ट सेलेक्ट कर लेना। जब आप इस एग्ज़ाम को पास कर जाओगे तो आपने जिस पोस्ट को पहले नंबर पर रखा है और आपका नंबर बैठता है तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगा। एपियरिंग कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप जो है ITI हो, चाहे 10th पास हो या फिर रेलवे से अप्रेंटिस है, तो वो आपके सर्टिफिकेट हाथ में आने हो चाहिए, पास होने चाहिए। इसके बाद जब आप फॉर्म भर के आप अपनी तैयारी में लग जाना। 6 से 8 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट होगा रेलवे की तरफ से और आपका एग्ज़ाम आपकी अपनी सिटी में होगा और आपका एग्ज़ाम आपके
15 लैंग्वेज में होने वाले हैं। तो जब भी आप फॉर्म भरना तो उसमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना कि किस लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है। तो मैं कोशिश आपको ये करना है कि इंग्लिश को छोड़ के बाकी कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो क्वेश्चंस पेपर देखने को मिलेगा वो बाईलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा। मसलन अगर आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी क्वेश्चंस पेपर देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लो कि आपको एक ही सीबीटी देना होगा जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 100 सवाल पूछे जाते हैं उसमें, जिसमें मैथमेटिक्स के 25, जनरल साइंस के 25 और रीजनिंग के 30 और जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल। मतलब कि आपको जो है 100 सवाल पूछे जाएंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा और ये काफ़ी इजी लेवल के सवाल रहते हैं, बहुत हार्ड सवाल नहीं होते हैं। इसमें जो 100 सवाल है उसमें मिनिमम जो पासिंग मार्क है, मतलब आपको इतना लेना ही चाहिए। इसका मतलब है कि आप अगर यूआर में है या फिर ईडब्ल्यूएस में है तो आप 100 सवाल में से एटलीस्ट 40 सवाल यानी 40% पासिंग मार्क है, तभी आप इस एग्ज़ाम में पास करेंगे। हालांकि इसका जो है कट ऑफ के आधार पे है कि इससे ज़्यादा आपकी हाई मार्क जाएगी तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये मिनिमम मार्क है, इससे नीचे आप फेल होने वाले हैं। अगर आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है, जो मिनिमम मार्क है ये 30% रहने वाली है, तो आप 30% से कम आपको करना ही नहीं है। बात आती है इसके बाद का एग्ज़ाम क्या, तो जैसे ही आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 3 गुना बच्चे पीईटी में लिए जाते हैं, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में लिए जाते हैं, जो कि एक तरीके से एक फिजिकल टेस्ट होगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जो पोस्ट है उसमें ज़्यादातर काम जो है हार्ड वर्क है, इसी वजह से यहाँ पे फिजिकल होता है। तो इस फिजिकल को समझ लो, इसमें 2 टाइप का जो है फिजिकल होगा। एक होगा रनिंग वाला जिसमें 1000 मीटर की जो दौड़ है, अगर आप मेल है यानी जो है लड़का है तो आपको 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट होगा। यही 1000 मीटर की दूरी जो अगर लड़की है तो 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट करना होगा। दूसरा राउंड होता है एक वेट उठाने वाला, जो कि वजन अपने कंधे पर उठाना है। मेल है तो 35 किलो, फीमेल है तो 20 किलो। 100 मीटर भाग के जाना है बिना रखे अपने कंधे पर, 2 मिनट की दूरी में कंप्लीट करना है। जब आप इसका फिजिकल पास कर जाते हैं, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और आपकी जो मेरिट होगी ये आपके सीबीटी के मार्क के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो जब आप इस फिजिकल को पास कर जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, जो कि आपके डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया है वो चेक कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और ध्यान रखना कि आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल किए होने चाहिए, वरना रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में ही दे दिया है कि आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड आपके पोस्ट के अनुसार अगर नहीं रहा तो हम अल्टरनेट पोस्ट आपको नहीं देंगे। वो बात अलग है कि रेलवे अपने जो है दया दिखा करके आपको दूसरा पोस्ट दे दे, बट आपका कोई अधिकार नहीं होगा कि मुझे ये पोस्ट ही चाहिए, क्योंकि रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में दिया है कि अल्टरनेट पोस्ट नहीं मिलने वाला है। तो जब आपका मेडिकल हो जाएगा उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब सवाल यह आता है कि हमको पढ़ाई कैसे करना है, तो मैंने ऑनलाइन भी बता दिया है। ऑफलाइन के लिए भी किताबें आप ले सकते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं टैग कर दूंगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।